मुंबई में पूरी तरह से दफन करने का एक कार्यक्रम है। एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपने घुटने पे लाके दे दिया है। हमने कहा था शिवसेना के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए कांग्रेस का, कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं, कांग्रेस पार्टी और भी कमजोर होती चली जा रही। जब विकल्प खुले हैं, कांग्रेस को मानने वाले मतदाता भी इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे। एक हफ्ते बाद क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा चिंता मत करिए। लेकिन निश्चित तौर पर आपका सवाल क्या था, एक साथ कई सवाल पूछ दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, तो आपने देखा होगा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि जिस तरीके से मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से दफन करने का एक कार्यक्रम है। एक जमाना था मुंबई में 5-5 एमपी कांग्रेस के हुआ करते थे, एक एनसीपी का हुआ करता था। एक जमाना था मुंबई से, और जमाना कोई बहुत पुराना नहीं, मैं ऐसा कोई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आज 10 साल 12 साल पहले की बात है। तो कांग्रेस का एक बड़ा जबरदस्त जनाधार रहा है। ऐसे में दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई के लिए हमारा विशेष आग्रह था, दक्षिण मुंबई के लिए भी विशेष आग्रह था। लेकिन दक्षिण मुंबई में चूंकि जो वहाँ का शिवसेना का सांसद है वो उद्धव गुट के साथ है, इसलिए हमने वो आग्रह छोड़ दिया था। लेकिन हमारा शुरू से आग्रह था कि आप 50-50 करिए, 3 सीट हमारा 3 सीट आपका। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने जोर जबरदस्ती की है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपने घुटने पे लाके दे दिया है, वह निश्चित तौर पर शिवसेना के पूरे नियत के ऊपर सवाल करने वाला है। जो कांग्रेस का वोटर है वो कहां जाएगा? कांग्रेस को जो वर्षों से लगातार वोट करते आए हैं, क्या वो शिवसेना के इस हरकत के बाद शिवसेना के पास जाएंगे, शिवसेना को वोट देंगे? मुझे इस बारे में संदेह है। सर, आपने कहा कि खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए आप काम नहीं करेंगे, क्या कांग्रेस का कैडर भी जो नॉर्थ वेस्ट में है वो भी यही महसूस करता है कांग्रेस शिवसेना उम्मीदवार के लिए काम नहीं करेगी? बिल्कुल, जब मैं ये आह्वान कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कैडर है, जो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग शिवसेना के इस कैडर का, शिवसेना के इस उम्मीदवार का विरोध करेंगे। और सिर्फ कैडर ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस को मानने वाले मतदाता भी इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे, ऐसी मैं घोषणा कर रहा हूं। 2019 क्योंकि कांग्रेस का जो बड़ा वोट बैंक है वह माइग्रेंट लेबर वाला वोट बैंक है। अब माइग्रेंट लेबर ने जो कोविड के जमाने में दुख दर्द झेला है, उसको हम सब बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, हम सब भूले नहीं हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उनके पड़ोसी थे, और उन लोगों के जीवन के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया, उन लोगों के जो भोजन के साथ जिन्होंने दलाली खाई है भोजन में, ऐसे व्यक्ति के लिए निश्चित तौर पर कांग्रेस से जुड़ा वोटर भी काम नहीं करेगा, वोट नहीं देगा। 2019 में स्पष्ट है, भले ही किसी भी स्थिति में अबे अगले हफ्ते हम बता देंगे। चुनाव लड़ने का तो पूरा इरादा है, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ, 5 साल घर पे बैठेंगे। 2019 से क्या ये लगातार जो बार्गेनिंग है कांग्रेस की वो खत्म होते जा रही है क्या? 2019 में जब सरकार में भी आए तो कांग्रेस को तीसरे और दोयम दर्जे के सारे मंत्रालय और सीटें मिली, उसके बाद से लगातार कांग्रेस को इग्नोर किया जाने लगा, उसको खत्म करने की एक सोची समझी साजिश रची जाती रहेगी क्या? देखिए, अगर 2019 की बातें आपको याद हैं तो आपको ये बात भी याद होगी कि जब शिवसेना और कांग्रेस का अलायंस हो रहा था, सबसे पहले मैंने विरोध किया और बहुत खुल के विरोध किया था। और मैंने कहा था कि शिवसेना के साथ अलायंस करके, गठबंधन करके, युति करके आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं। ये धीरे धीरे एक डीजेनरेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। आज 5 साल बाद बिल्कुल मुंबई में वही चीज दिख रहा है। हमने कहा था शिवसेना के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए कांग्रेस का, आप हार गए, कोई दिक्कत नहीं, नए सिरे से मैदान में उतरिए और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस को फिर से पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे थे जिनको सत्ता की मलाई चाहिए थी, सत्ता को शेयर करना था, और इस वजह से वो चले गए और उसका नतीजा सामने। अभी इनका पूछने दो। ये बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को रीथिंक करना चाहिए, जो उन्होंने अनाउंसमेंट किए। आपको लगता है उद्धव ठाकरे ने जो अनाउंसमेंट किए वो कांग्रेस को कंसीडर करके किए या नहीं किए, या खुद ही? अगर बाला साहब थोराट जी खुद नेगोशिएशन करने वाली टीम के एक सदस्य थे और अगर वो कह रहे हैं रीथिंक करना चाहिए, मतलब उनकी बात भी नहीं सुनी गई। तो जो नेगोशिएशन करने वाली जो टीम थी, जब उनकी ही बात नहीं सुनी गई है तो निश्चित तौर पर हम सब फेल हो गए। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि शिवसेना को इतना एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना चाहिए, इससे कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान है। और कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए। लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है।
पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसका असर पूरे महाराष्ट्र भी पड़ेगा, महाराष्ट्र से बाहर भी पड़ेगा। भैया सवाल यह है कि अरविंद सावंत का ज्ञान है लिस्ट जारी होने के बाद उनसे आपके विरोध को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कौन लिखो मैं नहीं जानता। जिस तरह की भाषा लोग बोल रहे हैं, यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप बोल रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? एक तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन में, वहाँ आप जैसे कद्दावर नेता तो विरोध दरकिनार कर रहे हैं। इसमें संजय राउत जिस तरह का बयान देते हैं, क्या उन लोगों के बयानों का भी असर इस गठबंधन में, इस निवेश? अब एक एक व्यक्ति के बारे में मत पूछो, ठीक है, और हमने एक एक व्यक्ति के ऊपर कमेंट करने का देखिए, निश्चित तौर पर एक बार बात हो गए एक मिनट, हाँ बोलो। आप अशोक चौहान से मिले और उनसे मुलाकात हुई और बीजेपी में जाने के संकेत कुछ आपके? सबसे पहले ये बता देता हूं कि जो सज्जन ये सवाल उठा रहे कौन संजय निरुपम, जिस संजय निरुपम को शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने 2 बार राज्यसभा का सदस्य बनाया, जो संजय निरुपम वर्षों तक शिवसेना का उपनेता था, जो संजय निरुपम वर्षों तक शिवसेना का संपर्क प्रमुख था विदर्भ का, जो संजय निरुपम 12 वर्षों तक दोपहर का सामना का संपादक था, अगर दोपहर का सामने यानी शिवसेना का हिंदी माउथपीस, अगर उस संजय निरुपम को कोई नहीं जानता, मतलब वो व्यक्ति निश्चित तौर पर एकदम बुढ़ा हो गया, उसको मेमोरी लॉस हो गया है। और ऐसे मेमोरी लॉस करने वाले व्यक्ति के ऊपर मैं अब आगे कुछ ना बोलूं तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब रह गई बात एक मिनट, अभी जब मैंने बताया है कि अगले हफ्ते हम अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे, तो एकदम से उड़ी मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ी सी शांति रखिए। बीजेपी या शिवसेना शिंदे गुट में दोनों में से आपके ऑप्शन खुले, क्योंकि आपने कहा कि मेरे सारे विकल्प खुले हुए हैं, तो उन विकल्पों में ये 2 पार्टियां भी आती हैं। जब विकल्प खुले हैं, तो जब विकल्प खुलेंगे और जब विकल्प अख्तियार किया जाएगा तो विकल्प आपको दिख जाएगा। संजय जी एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं, और ऐसे में जहां पर महाराष्ट्र में जब अपोजिशन पूरी तरीके से दिखाई देगा इस अघाड़ी के माध्यम से, तो क्या ये चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी जीत दिखाई देगी? देखिए, मुझे लगता है कि लगभग 3-4 महीने से लगातार चर्चा पे चर्चा, बैठकों पे बैठकों, तमाम जो बैठकों का दौर होता है वो चलता रहा। इसके बावजूद अगर आपस में एक दूसरे का विश्वास हम अर्जित नहीं कर पाए और हमारे नेगोशिएशन टीम को आखिरकार बयान देना पड़ रहा है कि रीथिंक करें अपने फैसले पे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं ऐसा दिख रहा है। हाँ, अगर शिवसेना को ऐसा लगता है कि वो अकेले दम पे पूरे एमवीए अलायंस को अपने कंधे पे खींच लेगी, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, और वो खुद भी डूबेंगे और पूरे एमवीए को भी डुबाएंगे। संजय जी, आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहता हूँ कि आज की तारीख में आप प्रधानमंत्री के काम से किस तरीके से इंस्पायर्ड? अभी सब बातें बताएंगे, अभी रुक जाइए। वर्षा गायकवाड़ ने अभी 1 मिनट के अंदर ट्वीट किया है और कहा है कि मुंबई की और सांगली की सीट गठबंधन में रहते हुए डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए थी, और अभी जो मित्र पक्ष है उनमें एकजुटता अभी भी नहीं है, इस प्रकार का ट्वीट है। उनके सवाल का जवाब है। आपको लगता है कि मुंबई देखो, हो गया रे, कितना सवाल पूछेगा, सारे सवाल तुम्हें पूछोगे, बाकी सब क्या है? सर एक आखिरी सवाल, अशोक चौहान से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई? और मैं उस समय भी जाहिर कर चुका था, अशोक चौहान जी से मैं व्यक्तिगत तौर पर मिलने गया था, बताता हूँ क्यों। वो उनने एक बार पार्टी छोड़ी, उसके बाद उनसे मेरी बात हुई तो उन्हें बोला कि हम लोग पार्टी छोड़ दिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा व्यक्तिगत रिश्ता खत्म हो गया है, और तो कभी इधर आना टाउन साइड तो बताना, चाय वाय पियेंगे। और मैं निश्चित तौर पर उस दिन किसी के घर गया था मिलने के लिए, फिर मैंने इसे फ़ोन किया उनको कि मैं इधर टाउन साइड में हूँ, तो उन्होंने बताया कि मैं वॉक करके पहुँच रहा हूँ, आ जाओ। हमने चाय पी। हाँ, निश्चित तौर पर 2 पॉलिटिकल लोग बैठेंगे तो पॉलिटिकल बातचीत तो होगी। मैंने पूछा उनसे कि आपको बीजेपी में कैसा लग रहा है, क्यों छोड़ते समय किससे बात की, तो इस तरह की पॉलिटिकल बातें हुई थी, उसका कुछ लेना देना बीजेपी के से नहीं था, लेकिन इस तरह से बातों को उठाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप मीडिया स्वतंत्र है अपनी बात रखने। उन्होंने कहा कि कभी इस तरह आना हो तो बताइए। हाँ है? नहीं, उनने बोला था कि कभी इस तरफ आओगे तो मेरे घर पे चाय पीने आना। अच्छा, जरा इधर देखते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूं, पिछले 10 दिनों में मेरे पास किसी का कोई फोन नहीं है,
शीर्ष नेतृत्व ने कभी भी सीरियसली बैठ के मेरे साथ चर्चा नहीं की कि भाई अगर ये सीट नहीं होती है तो दूसरी कौन सी सीट हो सकती है और ये सीट आपको क्यों मिलनी चाहिए, ये आग्रह कभी मेरे से विस्तार से इस पर बातचीत नहीं की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं और अपने स्थापित नेतृत्व जो राज्यों में हैं उनको अपने आप के भरोसे छोड़ दिया है, या उनके मन में ये है कि वी डोंट केयर फॉर यू, ऐसा शायद उनके अंदर एक सोच या फीलिंग आ गई है। ऐसा एक मुझे एक अंदाज मिल रहा है पूरे व्यवहार से। कांग्रेस के शीर्ष नेता डर गए हैं कि अलायंस में रहना ही डर गए हैं कि अब मालूम नहीं अलायंस फायदा होगा, नहीं तो एक भी सीटें नहीं आएंगी। मेरा तो मानना है कि अलायंस में नहीं रह के भी कांग्रेस पार्टी में इतनी ताकत है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, लेकिन शायद अलायंस करना कांग्रेस के नेतृत्व की मजबूरी हो गई है और उस मजबूरी का नतीजा यह है कि कांग्रेस पार्टी और भी कमजोर होती चली जा रही है।